हाय एवरीवन, आज हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। और सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के वेटेज की बात करें तो ये चैप्टर आप लोगों को 6 मार्क्स का आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट बजट में सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कि बजट क्या होता है। अब बजट, हमारा भी बजट होता है, मैं भी बजट बनाता हूँ, आप लोग भी बजट बनाते हो, वैसे ही गवर्नमेंट भी बजट बनाती है। अब बजट में होता क्या है, गवर्नमेंट ये एक एस्टिमेशन लेती है। एस्टिमेशन मतलब कि प्लानिंग करती है, सोचती है कि कहाँ कहाँ मेरा खर्चा हो सकता है, कितना खर्चा होगा कौन कौन से सेक्टर में, और कौन कौन से तरीकों से मेरी इनकम जनरेट होगी और कितनी इनकम जनरेट होगी। इस सब का जो एक एस्टिमेट वैल्यू हम निकालते हैं, दैट इज नोन एज बजट। अब ये बजट बना कौन रहा है, गवर्नमेंट बना रहा है, इसलिए इसका नाम है गवर्नमेंट बजट। अब बजट हम हमेशा एक साल का बनाते हैं। गवर्नमेंट कितने का बनाएगी, हमेशा एक साल का बजट बनाती है। वैसे ही जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, तीनों बजट बनाती है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, दैट बजट इज नोन एज यूनियन बजट। अब ये जो यूनियन बजट है वो फरवरी के फर्स्ट वर्किंग डे पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो अब आ जाते हैं कि बजट की डेफिनेशन क्या है। सो इट रेफर्स टू, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट दैट शोज आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स, एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ अ गिवन फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब हो गया फाइनेंशियल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर, जो अपना मार्च से अप्रैल तक रहता है, अप्रैल से मार्च तक रहता है। नाउ बजट के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि ये बजट बनाते हैं, कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे मेन 4 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज है, देयर आर अ लॉट ऑफ पीएसयूज। पीएसयूज का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसमें से बहुत सारे ऐसी यूनिट्स है या फिर ऐसी कंपनीज है जो लॉस मेकिंग है, लेकिन गवर्नमेंट उनको बंद नहीं कर सकती है। क्यों बंद नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारी जॉब है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट उनको बंद नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनकी जो गिनी चुनी कुछ अच्छी कंपनीज है, जैसे कि रेलवेज हो गई, ये कंपनीज बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, तो वो प्रॉफिट को ये लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर देते हैं इनका लॉस कवर करने के लिए, यहाँ के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जितने भी अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, लॉस मेकिंग एंड प्रॉफिट मेकिंग, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस लाती है, दैट इज नोन एज मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। सेकेंड हो जाता है हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब कि इकोनॉमी हमेशा स्टेबिलिटी में रहनी चाहिए, स्टेबल रहनी चाहिए, ना तो उसमें ज़्यादा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना तो उसमें ज़्यादा डिफ्लेशन होना चाहिए, दोनों ही अच्छी बात नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तब गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सपेंडिचर कम कर देगी और टैक्सेस बढ़ा देगी। इससे कि क्या होगा, मार्केट में से मनी सप्लाई कम हो जाएगा और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगी। वैसे ही अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी और टैक्सेस कम कर देगी, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ जाएगा और इकोनॉमी फिर से स्टेबल हो जाएगी। तीसरा है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब होता है कि जितने भी अमीर लोग हैं उन लोगों से ज़्यादा टैक्स लेना, और जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करना, कंसेशंस प्रोवाइड करना, ये हो जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स यूज़ करती है। कौन सा टैक्स यूज़ करेगी गवर्नमेंट, प्रोग्रेसिव टैक्स यूज़ करेगी। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका जो टैक्स रेट है सॉरी वो भी बढ़ता जाएगा। ये टोटल 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोग्रेसिव, एक होता है रिग्रेसिव और एक होता है प्रोपोर्शनल। ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया प्रोग्रेसिव टाइप, कि जहाँ पे आपकी इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ता जाता है, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्सेस। वैसे रिग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स रेट कम होता जाएगा, जो इंडिया में नहीं होता। और द थर्ड टाइप इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि कोई भी कितना ही अमीर हो या कोई भी कितना ही गरीब हो, वो चीज़ पे जितना टैक्स लगेगा सब लोगों के लिए सेम रहेगा, दैट इज
जीएसटी। अगर मुकेश अंबानी एक चिप्स का पैकेट खरीदते हैं तो उसके ऊपर जितना जीएसटी लगेगा उतना ही जीएसटी अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो मुझे पे करना रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादा टैक्स भरेंगे और मेरे पास कम है तो मैं कम टैक्स पे करूंगा। जहाँ पे सब कोई सेम लेवल ऑफ टैक्स पे करता है दैट इज़ नोन एज प्रोपोर्शनल जीएसटी, प्रोपोर्शनल टैक्स, और उसका एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेगी और गरीबों में सब्सिडीज और कंसेशंस देती जाएगी, जिससे कि इनकम डिस्टेंस जो है, इनकम इनइक्वालिटी जो है वो कम होती जाए। फिर है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जैसे कि टोबैको मेकिंग कंपनीज हो गई, अल्कोहल हो गया, फिर हजारियस केमिकल्स हो गए, ये सब से गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स वसूल करेगी। इन सब के ऊपर, ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी और उसी पैसों से गवर्नमेंट जो वेलफेयर करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर देगी, या फिर फार्मर्स को, पुअर जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों को सब्सिडीज़ प्रोवाइड करेगी। तो ये हो जाता है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आ जाओ कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट है, सबसे पहला है रेवेन्यू बजट और दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट, अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बजटरी रिसीट क्या होती है। सी, बजटरी रिसीट में हम सारे के सारे इनकम देखेंगे। रिसीट का मतलब क्या होता है, इनकम। सो इट रेफर्स टू टोटल मनी रिसीट्स रिसीव्ड, इट रेफर्स टू टोटल मनी रिसीट्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल द सोर्स ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर। कि मैं हर जगह से, जहाँ जहाँ से भी मेरी इनकम जनरेट हो सकती है वो सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, बजटरी रिसीट के अंदर। अब बजटरी रिसीट जो है वो दो तरीके की हो सकती है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। सबसे पहले तो रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स जो ना तो मेरी लायबिलिटी बढ़ाएगी, ना रेवेन्यू रिसीट से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही मेरा कोई एसेट कम होगा। दिस नीदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसीट क्या हो जाएगी, इसका उल्टा, इट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू रिसीट में ना मेरा कोई लायबिलिटी बढ़ेगी ना मेरा कोई एसेट कम होगा, कैपिटल रिसीट में या तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या तो मेरा कोई एसेट कम होगा। ये हो जाती है आपकी रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अब जो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स है उसके अंदर दो टाइप है। सबसे पहले रेवेन्यू रिसीट के अंदर भी दो टाइप है। सबसे पहले एक होता है टैक्स रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू बोल लो, और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रिसीट्स। अब जो टैक्स रेवेन्यू है या फिर टैक्स रिसीट्स है उसके अंदर दो टाइप आएगी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अंदर हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स, मतलब जितने भी अब टैक्स रिसीट के अंदर वो सारी इनकम इंक्लूड करेंगे हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ मुझे टैक्स के फॉर्म में आती हो। बाकी सारे अलग, बाकी सारे जितने भी टाइप्स है जिससे मुझे इनकम जनरेट हो रही है वो सारे हम लोग नॉन टैक्स रेवेन्यू में ले लेंगे। टैक्स रेवेन्यू में क्या लेंगे, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। कि जो भी रेवेन्यू मैं टैक्स के फॉर्म में जनरेट कर रहा हूँ वो सारा का सारा रेवेन्यू कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इसके अंदर दो टाइप होती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या होगी। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो या तो एक इंडिविजुअल के, डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो या तो एक इंडिविजुअल के या तो फिर एक इंस्टीट्यूट के, या तो इंडिविजुअल के या तो इंस्टीट्यूट के, किस पे लगेगा, इनकम पे। दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रेफर्स टू a type of tax that is imposed on income of individual or an institution in a given fiscal year। अब इसके अंदर सिर्फ इनकम नहीं होती है, इसके अंदर प्रॉपर्टी भी होती है। या तो मेरी इनकम पे या तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स लगेगा, एक इंडिविजुअल या फिर एक इंस्टीट्यूट की इनकम और प्रॉपर्टी पे जो भी टैक्स लगेगा वो सारा का सारा टैक्स कहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्ट टैक्स पे। अब अगर मेरी इनकम पे जो टैक्स लग रहा है क्या मैं वो किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरी इनकम पे जो टैक्स लगे वो आप लोग भर दो? नहीं कर सकता ना। सो इसका जो बर्डन है वो मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट
नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर टैक्स लगाया और मैं वो मेरे कंज्यूमर से, मेरे कस्टमर से वसूल रहा हूँ, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, जो भी टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसको हम कहते हैं जीएसटी। ये एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले आ जाओ गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स क्या होते हैं, किसी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे किसी ने फाइनेंशियल एड हेल्प कर दी, पैसे भेज दिए, या फिर XYZ कोई भी प्रोडक्ट्स भेज दिए हेल्प करने के लिए, तो ये सारी हो जाती है गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। क्या ये मुझे टैक्स के फॉर्म में आया है? नहीं। क्या इससे मुझे फ्यूचर में वापस पे करने की ज़रूरत है? नहीं। इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब साथ ही साथ आप देखते जाओ, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स दो टाइप की होती है, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या इसमें मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ेगी? नहीं। क्या इसमें मेरा कोई एसेट कम होगा? नहीं। देखो यहाँ पे, क्या इससे मेरी कोई लाइबिलिटी बढ़ी? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में वापस किसी को पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इससे मेरा कोई एसेट कम हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्यों? क्योंकि ये मुझे टैक्स के फॉर्म में भी नहीं मिल रहा है। फिर है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अपना पैसा, हम जैसे अपने सेविंग्स बैंक के पास रखते हैं तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही गवर्नमेंट ने, उनके पास तो इतना ज़्यादा पैसा तो उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता होगा। RBI के पास रखा होगा, उससे उन्हें इंटरेस्ट मिले, या फिर कहीं पे किसी को लोन दिया हो उसके ऊपर जो उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा हो, वो भी उनकी इनकम है। इंटरेस्ट जो है दैट इज़ ऑल्सो आर इनकम। क्या ये मुझे टैक्स के फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो कहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्यों आएगा? क्या इससे मुझे फ्यूचर में किसी को वापस रीपे करने की ज़रूरत है? नहीं। तो इसलिए इससे ना या तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, ना ही मेरा कोई एसेट कम हुआ। फिर है एस्चीट्स। एस्चीट्स का मतलब क्या होता है? एस्चीट्स का मतलब हो गया कि जब तो हम लोग पढ़ रहे थे एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या होता है? एस्चीट्स का मतलब हो गया कि अगर कोई इंसान मर जाता है और उसकी कोई विल नहीं है और उनका कोई लीगल हायर भी नहीं है, तो उनकी जितनी भी वेल्थ, जितना भी पैसा, जितनी भी प्रॉपर्टी है, वो सारी की सारी किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। क्या गवर्नमेंट को ये टैक्स के फॉर्म में मिला है? नहीं मिला। क्या गवर्नमेंट को ये वापस किसी और को लौटाना है? नहीं लौटाना है। तो उनकी ना तो लाइबिलिटी बढ़ी, ना तो उनका एसेट कम हुआ। तो इसीलिए ये हो जाता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ये हो गया हमारा एस्चीट्स। एस्चीट्स का मतलब समझ में आ गया। फिर है फाइन्स एंड फीस। फाइन्स का मतलब हो गया कि जितने भी ये ट्रैफिक रूल्स, चालान जो हम बोलते हैं, ये जितने भी आते हैं क्या गवर्नमेंट को ये टैक्स के फॉर्म में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। जितने भी ये रूल ब्रेकर्स होते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ से जितने भी ये लोग पैसा कलेक्ट करते हैं, हो जाती है हमारी फाइन्स। और फीस का मतलब क्या हो गया? फीस मतलब कि डॉक्यूमेंट चार्जेस हो गए, जैसे कि लॉयर का चार्ज हो गया, कोर्ट का चार्ज हो गया, अपने पासपोर्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हैं, लाइसेंस के लिए जो पैसा भरते हैं, वो सारी हो जाती है फीस। तो इन सारी चीज़ों में से क्या गवर्नमेंट को कुछ भी टैक्स के फॉर्म में आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या इनसे उनका कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या इनसे उनकी कोई एसेट कम हो रही है? नहीं हो रही है। तो इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस एंड फाइन्स। लास्ट है फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब क्या होता है? फोरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना। जैसे कि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया, अब वो कार की जो इंस्टॉलमेंट है वो आप 2-3 इंस्टॉलमेंट भरना भूल गए, तो बैंक वाले आए, बैंक वालों ने बोला कि भैया आपसे नहीं हो रहा, आपसे पैसा नहीं दिया जा रहा, हम आपकी गाड़ी जब्त करके ले जा रहे हैं। दिस इज़ नोन एज फोरफीचर। फोरफीचर का मतलब क्या होता है? जब्त कर लेना। क्या गवर्नमेंट को ये टैक्स के फॉर्म में आया? नहीं आया। क्या इससे उनकी कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही है। क्या इससे उनका कोई एसेट कम हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसलिए कहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू, फोरफीचर। ये हो जाता है आपका टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। फिर आ जाओ कैपिटल रिसीट्स। अब कैपिटल रिसीट्स क्या होती है? कैपिटल रिसीट्स में हमने पढ़ा था, या तो ये मेरी कोई लायबिलिटी इंक्रीज करेगी या तो मेरा कोई एसेट कम करेगी।
अब ये 3 टाइप की है हमारे पास। सबसे पहली है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब कि किसी से पैसा उधार लेना। अब अगर मैं किसी से पैसा उधार ले रहा हूँ तो मेरे सर पे लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि मुझे फ्यूचर में ये पैसा वापस किसी को लौटाना है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए आ जाता है कैपिटल रिसीट्स में, क्योंकि इससे मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। फिर है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन मतलब मैंने अगर किसी को पैसा दिया था और उस सामने वाले इंसान ने हमें पैसा वापस लौटा दिया, तो हो जाता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन में क्या होगा, मेरा जो एसेट है, हमारा जो एसेट है वो एसेट कम हो जाएगा क्योंकि हमारे डेटर्स कम हो गए हैं। फिर आ जाओ इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट जब भी अपना जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उसमें से पैसा निकालना इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो वापस लेना इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये 2 तरीक़ों से हो सकता है, या तो गवर्नमेंट कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी तो इससे एसेट कम हो गया, या फिर पूरी की पूरी कंपनी बेच देगी, तो दिस इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, लायबिलिटी नहीं, यहाँ पे कहाँ असर आ रहा है, एसेट पे असर आ रहा है। एसेट क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है, इसलिए हो जाता है हमारा कैपिटल रिसीट्स। ये हो गए बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसमें कभी कभार पूछते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स कौन सी है। मतलब नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसी रिसीट्स जिससे कि मेरा कोई डेट नहीं बन रहा। तो रिकवरी ऑफ लोन, इससे मेरे पास पैसा आ रहा है, क्या मेरे सर पे कोई डेट चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा। डिसइन्वेस्टमेंट, अगेन इससे क्या मेरे सर पे कोई डेट चढ़ रहा है, नहीं चढ़ रहा। तो रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट, ये जो 2 है, दिस 2 आर नोन एज नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बजटरी रिसीट्स। ये हमारे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का डिफरेंस। सबसे पहला है, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ, चलो। सबसे पहला है मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी। कैपिटल रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच लीड्स टू रिडक्शन इन एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। नेचर, रेवेन्यू रिसीट्स जो है दैट आर रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार होती रहती है, लेकिन कैपिटल रिसीट्स जो है दैट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये बार बार नहीं होगी, ये एक टाइम पीरियड या फिर कभी कभार ही होगी। डेट क्रिएशन, क्या रेवेन्यू रिसीट्स में कोई डेट बनता है, नहीं बनता, सो दिस डू नॉट लीड टू डेट क्रिएशन। इसके अंदर कुछ ऐसे रिसीट्स होते हैं, कुछ कैपिटल रिसीट्स ऐसे होते हैं जैसे कि बोरोइंग, जिससे कि डेट क्रिएट होता है। तो ये हो गया सम कैपिटल रिसीट्स लाइक बोरोइंग आर डेट क्रिएटिंग। एग्जाम्पल्स, इसमें टैक्स रिसीट्स, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एक्सेट्रा, कुछ भी लिख दो। कैपिटल रिसीट्स में हमने 3 चीज़ पढ़ी, रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स। ये हो गया हमारा रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स का डिफरेंस। उसके बाद अभी तक हमने जो भी पढ़ा दैट वाज कि कहाँ कहाँ से मेरी इनकम आ सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे मैं खर्चा कर सकता हूँ। तो सबसे पहला आ जाता है बजटरी एक्सपेंडिचर। अब बजटरी एक्सपेंडिचर मतलब कि पूरे साल में मेरा कहाँ कहाँ पे खर्चा होगा उसका जो मैं एस्टिमेशन निकालता हूँ, दैट इज़ नोन एज बजटरी एक्सपेंडिचर। अब बजटरी एक्सपेंडिचर जो है वो भी 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि या तो ये मेरी एसेट और लायबिलिटी, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट nor reduces any liability, neither create any liability nor reduces any asset of the government is known as revenue expenditure। ना तो मेरी कोई liability बनेगी ना तो मेरा कोई asset कम होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, या तो मेरी कोई liability बनेगी, either create a liability or reduces the asset of the government, या तो liability बढ़ेगी या तो asset कम होगा। यहाँ पे ना तो liability बढ़ेगी ना तो asset कम होगा। ये हो जाते हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद उनका डिफरेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन एनी एसेट और नॉर क्रिएशन ऑफ एनी लायबिलिटी।
Capital expenditure, these are those expenditure of the government which leads to reduction in any asset or creation of a liability. Nature, again these are recurring in nature. जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं दैट आर रिकरिंग इन नेचर, और जो कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं दैट आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. ठीक है. उसके बाद पर्पस. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होता है? दे आर इंकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, की जो मेरा डे टू डे खर्चा होता है, डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको चलाने के लिए जो गवर्नमेंट खर्चा करती है दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये हम एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, दे आर इंकर्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स. फिर आ जाओ एग्जाम्पल पे, इसके अंदर आ जाएगा इंटरेस्ट, सब्सिडीज, एक्सपेंस ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, डोनेशन, पेंशंस एक्सेट्रा. यह आ जाएगा एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग. तो अब ये जो सारी चीज़ें हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, ये रिकरिंग नहीं होती है, मैं बार बार नहीं बनाता रहता, ये मैं 3 या 4 साल में एक बार बनाता हूँ. लेकिन ये जो है जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, सब्सिडीज़ हो गई, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो गया. एक और चीज़ अगर आपको एकदम इजी याद रखनी है तो सैलरी लिख लो. तो ये क्या है, मेरे को बार बार ये खर्चा करना पड़ता है ताकि मेरा रेवेन्यू जनरेट होता रहे. सो दे आर रिकरिंग इन नेचर. ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बजट पे. अब हमारे पास टोटल 3 टाइप ऑफ बजट है. सबसे पहला सरप्लस बजट. सरप्लस बजट में क्या होगा? सरप्लस का मतलब होता है कि मेरी जो रिसीट्स है वो ज़्यादा है और मेरा जो खर्चा है वो कम है. तो जो एस्टिमेशन है गवर्नमेंट का ऑफ रिसीट्स आर मोर टू द एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर. एस्टिमेटेड रिसीट्स आर मोर देन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन अ फिस्कल ईयर. डेफिसिट में क्या होगा? उसका उल्टा, कि भैया मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और मेरी रिसीट्स कम है. सो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट्स आर लेस टू द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ अ फिस्कल ईयर. बैलेंस बजट. बैलेंस बजट क्या हो गया? कि जितनी मेरी इनकम है उतना ही मेरा खर्चा हुआ. दिस इज नोन एज बैलेंस्ड बजट. अब ये जो हमने पढ़ा उसके अंदर अब 3 टाइप की डेफिसिट होती है. सबसे पहली होती है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर आती है फिस्कल डेफिसिट और फिर आती है प्राइमरी डेफिसिट. अगर मैं बोलूँ कि बजटरी डेफिसिट क्या होती है, तो बजटरी डेफिसिट का मतलब हो गया कि मेरा टोटल खर्चा, उसमें से मैं मेरी टोटल इनकम निकाल दूँ. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट इज नोन एज बजटरी डेफिसिट. अब हम आते हैं रेवेन्यू डेफिसिट पे. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सबसे पहला उसका फॉर्मूला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट आर नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट. अब रेवेन्यू डेफिसिट अगर आता है तो इससे हमें क्या पता चलता है? व्हाट डज इट इंडिकेट या फिर व्हाट डज इट शो? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं मीट कर पा रही है. जो अपना रेगुलर खर्चा होता है एक फर्म को या फिर एक कंपनी को चलाने का, गवर्नमेंट वो तक एक्सपेंस हैंडल नहीं कर पा रही है. इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स रेगुलर डे टू डे रिसीट्स. सो गवर्नमेंट हैड टू रिलाई ऑन कैपिटल रिसीट सोर्स टू मीट इट्स एक्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब यहाँ पे क्या करेगी गवर्नमेंट? भैया खर्चा चला नहीं पा रही है लेकिन चलाना तो पड़ेगा, बंद करके तो नहीं जा सकती है. अगर गवर्नमेंट ही बंद करके चली जाएगी तो बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? जो गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा. तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अब कैपिटल रिसीट्स का जो सोर्स है जैसे कि बोरोइंग्स हो गया, रिकवरी ऑफ लोन हो गया या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, इसके ऊपर रिलाई करेगी. अब इसके ऊपर रिलाई करने से क्या होगा? इट माइट ऑल्सो लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन. इन्फ्लेशनरी सिचुएशन कैसे? सबसे पहला, अगर मैं बोरोइंग करता हूँ तो मतलब कि मैंने पैसा लिया है, बाहर से पैसा आया. अब जितना ज़्यादा मैं पैसा लेता रहूँगा उतना ही मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता जाएगा. और अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता जाएगा तो इससे क्या होगा? इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. अब इसको मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ? इसके 2 तरीके हैं.
या तो मैं मेरा एक्सपेंडिचर कम कर दूँ या तो मैं मेरी इनकम बढ़ा दूँ, सिंपल। या तो खर्चा कम करो या तो फिर अपनी इनकम बढ़ा दो। इसी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम आते हैं फिस्कल डेफिसिट पे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, ये रेवेन्यू नहीं रिसीट्स आएगा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। अब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग क्यों किया, समझो। मेरे पास इनकम आई 500 रुपये, तो मेरी टोटल रिसीट्स कितना हो गया 500 रुपये, लेकिन मैंने खर्चा किया 1000 रुपये का। खर्चा कितने का किया है, 1000 रुपये का, तो बचा कितना 500। ये 500 में कहाँ से लाया, मैंने अगर खर्चा 1000 का किया लेकिन उसके सामने हमारी इनकम तो 500 ही हुई है, तो बाकी का एक्स्ट्रा 500 आया कहाँ से, दिस इज बोरोइंग्स। तो हमें अगर एक्चुअल में पता करना है कि हमने कितनी एक्चुअल बोरोइंग की है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। सो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स विल गिव मी फिस्कल डेफिसिट। अब इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट exceeds total receipts excluding borrowings during a fiscal year। इसको मीट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो मैं बोरोइंग कर दूं या तो फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग में क्या करेगी, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलेगी कि भैया हमारे पास पैसा खत्म हो गया है तो आप लोग नए नोट छाप दो। दिस इज नोन एज प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। अब आप लोग सोचोगे भैया हमारे पास ही तो पूरी की पूरी पैसे छापने की मशीन है, तो हम जितने चाहे उतने पैसे क्यों नहीं छाप देते। ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी। तो ये हो गया आपका बोरोइंग्स एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि डज फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू, या फिर डज बोरोइंग्स ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। तो इसका आंसर हो जाता है नो। क्यों, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन ये तभी क्रिएट करेगा जब मैंने बोरोइंग्स अदर इनकम या अदर सोर्सेज से लियो या फिर बाहर के किसी लोगों से लियो। अगर मैं इंटरनल बोरोइंग करता हूँ कि कंट्री के अंदर अंदर से मैंने बोरोइंग की, तो मैं कंट्री का ही पैसा अंदर अंदर घुमा रहा हूँ, तो इससे इन्फ्लेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी से बोरोइंग लेता हूँ, जैसे कि मैंने बाहर की गवर्नमेंट से ले लिया पैसा या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ले लिया, IMF हो गया, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इससे क्या होगा, जो कंट्री में मनी सप्लाई है, जो कंट्री में ऑलरेडी अभी करंट मनी सप्लाई जितना चल रहा है उसके अलावा मैं बाहर से और पैसा ला रहा हूँ, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। लेकिन इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नो, इट डज नॉट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि अगर बोरोइंग्स मैं इंटरनल सोर्सेज से करता हूँ देन इट विल नॉट लीड टू इन्फ्लेशन। अब प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पे प्रीवियस ईयर आएगा। फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इस साल का फिस्कल डेफिसिट, और उसमें से पिछले साल अगर मैंने कुछ बोरोइंग्स की है तो उस बोरोइंग्स के ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, कोई फ्री में तो पैसा देगा नहीं, तो उस बोरोइंग्स के ऊपर जो मैं इंटरेस्ट पे करूंगा वो पिछले साल का होगा, वो अगर मैं माइनस कर देता हूँ और फिर जो हमारा डिफरेंस बचता है, डिफरेंस अमाउंट बचता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट। इससे हमें पता क्या चलेगा, अ लो और जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन लोन टू पे बैक द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब कि अगर मेरा प्राइमरी डेफिसिट आता है, जीरो प्राइमरी डेफिसिट आया या तो फिर एकदम कम आया, तो इससे हमें पता क्या चलता है कि गवर्नमेंट ने इस बार जो लोन लिया था वो लोन गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के इंटरेस्ट पे करने के लिए लिया था,
कोई फर्दर डेवलपमेंट के लिए नहीं लिया था। प्राइमरी डेफिसिट इज द रूट कॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट बिकॉज हाई इंटरेस्ट पेमेंट ऑन पास्ट बोरोइंग्स विल लीड टू इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट। देखो ये उसका रूट कॉज क्यों है, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं इंटरेस्ट पेमेंट करता रहूँगा पिछले साल की बोरोइंग्स पे, उतना ही ज़्यादा मेरा फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा। इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस्ड बाय अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन्स। इसको मैं एक ही तरीके से कम कर सकता हूँ, बाय अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन्स। ये हो जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। उसके बाद ये रहे आप लोगों के सारे फॉर्मूलाज जो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएंगे, जैसे कि टोटल रिसीट्स। तो टोटल रिसीट्स इज इक्वल्स टू रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स। सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल रिसीट्स, रिकवरी ऑफ लोन प्लस डिसइन्वेस्टमेंट प्लस बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला अभी पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। फिजिकल डेफिसिट में हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग्स मेड बाय गवर्नमेंट, या तो फिर टोटल रेवेन्यू माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ, ये हो गया करंट ईयर का और ये हो गया प्रीवियस ईयर का। फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। और प्राइमरी डेफिसिट का एक और फॉर्मूला है, सॉरी फिजिकल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला है, दैट इज बजटरी डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज। ये हो गया आप लोगों का गवर्नमेंट बजट खत्म। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से देख लेना। वीडियो एक बार दो बार, जितनी बार देखना उतनी बार देखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।